हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो मॉर्निंग रोज पीवाईक्यू सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज देखेंगे जनरल स्टडीज पीवाईक्यू नंबर 34। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य, बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मौर्य साम्राज्य से। मौर्य साम्राज्य के पतन का जो मेन रीजन था वो था आपका कमजोर उत्तराधिकारी होना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। वीक जो हमारे सक्सेसर थे इसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व में, 322 यानी कि बीसी, 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मौर्य साम्राज्य कब समाप्त हो गया? तो मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया था आपका 185 ईसा पूर्व में। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था कौन था वो? तो अंतिम शासक था मौर्य वंश का बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। तो इसी बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। किसने हत्या की थी? तो इसकी हत्या की थी इसी का एक सेनापति था, बृहद्रथ का सेनापति था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और इसके बाद इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इतिहास में हम पढ़ते हैं ना, तो इतिहास की क्लासेस में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी एप्लीकेशन स्टोर पे, जो हमारा जीएस का कोर्स है। मैंने बताया कि कैसे ये पुष्यगुप्त जो पुष्यमित्र शुंग था, बृहद्रथ की हत्या करता है और उसके बाद एक शुंग यानी कि एक ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको पराजित किया था। चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की परवरिश की, इसको दीक्षा दी और इसको इस काबिल बनाया कि युद्ध करके एक सम्राट बन सके। चलिए बाकी देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में देखिए कमजोर उत्तराधिकारी तो थे। अब मेंस पर्सपेक्टिव से मैं बोलूं तो देखिए, अगर मेंस में क्वेश्चन आपका बनता है तो इसको आप कैसे लिखेंगे? मेंस में आपके कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा देखिए आपका कमजोर उत्तराधिकारी। क्वेश्चन बनता है, अभी आप पीसीएस मेंस देंगे, लोअर पीसीएस का मेंस देंगे, वहां पे क्वेश्चन बनेगा मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। तो एक कारण तो आपके पास आ गया। दूसरा कारण था अशोक की धम्म नीति। अशोक की धम्म नीति भी कहीं ना कहीं क्या हुई? अशोक की धम्म नीति, यह भी कहीं ना कहीं कारण बनी थी मौर्य साम्राज्य के पतन की। देखिए, अशोक ने कलिंग का युद्ध किया। कलिंग युद्ध के बाद भारी रक्तपात देकर उसका हृदय द्रवित हो गया और उसने कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। और उसके बाद उसने साम्राज्य विस्तार युद्ध करना बिल्कुल छोड़ ही दिया और वो बिल्कुल धम्म यानी कि धर्म की नीति पर चलने लगा, जिससे क्या हुआ? सेना कमजोर हो गई। उसके अलावा प्रशासनिक दुर्बलता आ गई इसी कारण। ठीक है, प्रशासनिक दुर्बलता भी हो गई, ये भी एक कारण था, प्रशासनिक दुर्बलता। और एक चौथा कारण और था मौर्य साम्राज्य के पतन का, विशाल साम्राज्य। साम्राज्य इतना विशाल था कि अब इसको कंट्रोल करना मुश्किल पड़ रहा था। ठीक है, तो मेंस में ऐसे ही पॉइंट बना के आपको आंसर लिखने होते हैं और जितने संक्षिप्त पॉइंट और की द पॉइंट आप लिख के देंगे आंसर, एग्जामिनर जो है बहुत अच्छे मार्क्स आपको देगा। बहुत विस्तार में अगर आप, जैसे हम छोटी क्लासेस में लिखते थे, कॉलेज में लिखते थे, ऐसा आंसर आपका किसी भी परीक्षा की मुख्य परीक्षा में काम नहीं आएगा। मुख्य परीक्षा में सबसे बड़ा जो फैक्ट है या सीक्रेट है, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखते हैं, एग्जामिनर समझ जाता है कि आपको पूरी नॉलेज है, समझ है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में भी लिखने की आवश्यकता नहीं, वो जान जाएगा कि आपने बहुत डेप्थ में पढ़ाई किया, आपको पूरी नॉलेज है। अगला देखिए, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी को किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो देखिए, अंग्रेजों ने देखिए हमारा क्या किया, डलहौजी के टाइम पीरियड पर क्या हुआ था? हड़प नीति आ गई थी। डलहौजी, जब डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, जिसका ओरिजिनल नेम था जेम्स एंड्रयूज रैमजे, इसी का भाई था हेनरी रैमजे जो कुमाऊं कमिश्नर रहेगा। डलहौजी ने बोला, भैया हमारा हड़प नीति शुरू करो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, किसी राज्य को कुशासन के आधार पर हड़प लिया, किसी को वंशज न होने के कारण हड़प लिया, किसी पर व्यवस्था सही नहीं थी उसके आधार पर हड़प लिया। ठीक है, तो ये कई चीजों से राज्य को हड़पने की एक चाल थी ब्रिटिशर्स की। तो हड़प नीति के तहत ही क्या हुआ, झांसी की रानी जो थी, इनका पुत्र नहीं था, तो इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, दत्तक पुत्र। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी भी क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना था। लक्ष्मीबाई इसके लिए तैयार होती नहीं है। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई और जनरल ह्यूरोज के बीच में भयंकर युद्ध होता है। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जनरल ह्यूरोज था उसमें। हालांकि
1858 में झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हो जाती है युद्ध स्थल में, ठीक है। बाकी इनकी वीरता की कथा हमने पढ़ी है छोटी क्लासेस में भी, जो कविता थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़े अच्छे से ये कविता लिखी है, ठीक है। इसकी जो लाइनें शुरू होती है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, ऐसे कविता है। तो बचपन में जब ये मैं पढ़ता था छोटी क्लासेस में तो पूरी याद थी और बड़ा मोटिवेशन मिलता था, एक राष्ट्रवाद की चेतना अंदर से आती थी। मुक्ति संग्राम शब्द का प्रयोग पहली बार निम्न में से किसने किया था? तो दिए गए विकल्पों में देखिए किताबों में मिलेगा आपको रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो मुक्ति संग्राम शब्द जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रयोग किया गया बहुत सी किताबों में, लेकिन ये गलत है। मुक्ति संग्राम का जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है, ये शब्द प्रयोग किया था विनायक दामोदर सावरकर ने, जिनको हम वीडी सावरकर भी बोलते हैं, ठीक है, वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर ने मुक्ति संग्राम शब्द को प्रयोग किया सबसे पहले जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। इस 1857 की क्रांति को वीडी सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसके अलावा वीडी सावरकर ने इसी क्रांति को मुक्ति संग्राम भी कहा था, ठीक है, मुक्ति संग्राम। तो ये है राइट आंसर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में सबसे अधिक ज्वालामुखी मिट्टी कहां पाई जाती है? देखिए दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, क्यों? क्योंकि ये पीवाईक्यू सेशन है। इसमें हमारा यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी ने पूर्व में जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों को टीम डायरेक्ट टाइप कर देती है। अब वहां पर कई प्रश्न ऐसे भी तो होंगे ना आयोग के द्वारा पूछे हुए जो उस समय डिलीट किए गए होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे करेक्शन करते रहता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नहीं है, ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। कई बार नए बच्चे समझ नहीं पाते, वो बोलते कि ये क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपके लिए लाता हूँ ताकि परीक्षा के पैटर्न को आप समझे और साथ साथ इन क्वेश्चनों के आसपास के जो फैक्ट हैं वो भी आपको याद हो पाए, ठीक है। पीवाईक्यू का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी एग्जाम में, प्री एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो। अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे आप एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। भारत में सबसे अधिक ज्वालामुखी मिट्टी जो पाई जाती है दक्कन ट्रैप में पाई जाती है, ठीक है। दक्कन ट्रैप, दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार। अब इस दक्कन के पठार में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? महाराष्ट्र में विस्तृत है ये, थोड़ा बहुत गुजरात में भी विस्तृत है ये, दक्षिण में मध्य प्रदेश में भी विस्तृत है दक्कन का पठार। इसके अलावा कर्नाटक, कर्नाटक के अलावा हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अलावा हमारा थोड़ा बहुत भाग तमिलनाडु में भी जाता है इसका। तो इतने राज्यों में दक्कन ट्रैप फैला हुआ है, ठीक है, इतने राज्यों में फैला हुआ है दक्कन का पठार। और इस दक्कन पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, लावा से। लावा आया यहाँ पे और लावा के जमने के कारण ये मिट्टी बनी, ठीक है। खासकर काली मिट्टी इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है दक्कन ट्रैप में। एंड यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में काफी ज्यादा काली मिट्टी देखने को मिलती है और ये काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। नेक्स्ट देखिए, मानसरोवर झील से किन दो नदियों का उद्गम होता है? तो जो मानसरोवर झील है यहाँ से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई और हमारा सतलज जो नदी है, सतलज नदी भी यहीं से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पुराणों में तो ये भी बताया गया कि जो गंगा है वो भी इसी ताल से निकलती थी, हालांकि ये भौगोलिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, ठीक है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री से। लेकिन कुछ ग्रंथों में ये भी बोला गया कि जो गंगा है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, इन सभी नदियों का उद्गम मानसरोवर झील को बताया गया कुछ ग्रंथों में, हालांकि ये अपवाद है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र एंड सिंधु। जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए भारत में जनधन योजना, जैसे 2014 में आपको पता है प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार आई थी पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ। तो सरकार के द्वारा जो पहली योजना लाई गई थी वो था गरीबों का शून्य खाता खोलना, ठीक है, जीरो अकाउंट, यानी कि जीरो बैलेंस वाला खाता खोलना। पहले क्या होता था कि जब हम बैंक में जाते थे इससे पूर्व आपको खाता खोलने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट रखा जाता था, जैसे कि 500 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए से नीचे आप अकाउंट नहीं खोल सकते थे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट आते ही 2014 में एक स्कीम आई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये स्कीम पूरे देश में लागू की गई थी 28 अगस्त 2014 को।
ठीक है। इसमें क्या बोला गया, जो भी गरीब लोग हैं जिनके खाते नहीं है वो बिना बैलेंस के खाता ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। केवल आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, उसमें कोई भी पैसा जमा नहीं करना है। सरकार की स्कीम का पैसा उसमें आएगा, मनरेगा का पैसा उसमें आएगा, जो भी हमारे डीबीटी स्कीम्स होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जो होता है सरकार का, उसका पैसा भाई इस खाते में दिया जाएगा आपको, ऐसा सरकार के द्वारा बोला गया। और दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन की ये योजना थी, ठीक है, जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना, क्योंकि इस योजना के तहत वर्तमान समय यानी कि 2025 तक भारत में 55 करोड़ 44 लाख खाते खोले जा चुके हैं। देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि किसी योजना के तहत इतने अकाउंट ओपन हुए हैं, 55 करोड़ 44 लाख अकाउंट। तो आप समझ सकते हैं 2014 से पूर्व कितने गरीब परिवार या कितने असंगठित क्षेत्र के ऐसे कामगार होंगे जिनके पास अपना एक अकाउंट नंबर भी नहीं था, अकाउंट भी नहीं था। तो आज की दौड़ में तो वैसे पीछे हो जाते, क्योंकि आजकल हर पेमेंट हो रही है यूपीआई से, ऑनलाइन बैंकिंग से। अब ऑनलाइन भी जिसका ऑफलाइन होगा अकाउंट, खाता होगा बैंक में, तभी तो कर पाएगा ना एक्सेस, है ना। तो देख सकते हैं कि वित्तीय समावेशन की कितनी बड़ी योजना थी। अल नीनो की स्थिति में भारत में किस प्रकार का प्रभाव होता है, ये मैं कल भी आपको बता चुका था पार्ट 33 में। अल नीनो और ला नीना में दोनों आपको बता चुका था। ये एक इम्पैक्ट होता है। और अल नीनो में क्या होता है, आपका मानसून कम हो जाता है, मानसून में कमी आ जाती है। अगर अल नीनो इफेक्ट होगा तो भारत के मानसून में कमी हो जाएगी, ठीक है। ला नीना इसका उल्टा होता है, ला नीना इफेक्ट आएगा तो मानसून ज्यादा आएगा, ठीक है, यानी कि बारिश ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा लिखना उचित होगा। ला नीना में वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है। तो अल नीनो की स्थिति में भारत में क्या होगा, सूखा पड़ने की संभावना रहती है। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो सूखा पड़ने की संभावना रहती है, बारिश कम होती है और तापमान बहुत बढ़ जाता है। लास्ट टाइम देखा था आपने एल नीनो इफेक्ट था भारत में 2024 में, कितनी गर्मी पड़ी थी पूरे भारत में, उत्तर भारत में आपने देखा होगा। और इस वर्ष आप देखिए 2025 में बिल्कुल भी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी, नॉर्मल गर्मी थी। और बारिश कितनी खूब हो रही है इस बार। भारतीय मानसून मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होता है, देखिए भारतीय मानसून की उत्पत्ति के बहुत से कारण होते हैं, ठीक है। इनमें जो बेसिक रीजन होता है वो है तापमान में अंतर, स्थल और जल के तापमान में अंतर हो जाता है जब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थल और जल के तापमान में अंतर। तापमान में अंतर क्या है, थोड़ा इसको भी समझिए। देखिए होता क्या है, देखिए जब गर्मी का टाइम आता है ना, तो गर्मियों में क्या होता है, भारतीय जो उपमहाद्वीप की भूमि है, जो हमारे देश की भूमि होती है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, समुद्र की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाती है, यानी कि भूमि वाला क्षेत्र ज्यादा गर्म हो जाता है। और समुद्र वाला जो क्षेत्र है, हिंद महासागर की मैं बात करूं, वो अपेक्षाकृत ठंडा रहता है ना। तो अगर देखिए जब तेजी से हमारा कोई एरिया गर्म होता है तो उससे कम दबाव का क्षेत्र बनता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। कम दबाव का क्षेत्र जैसे ही बनेगा यहाँ पे, यानी कि लो प्रेशर एरिया बन जाएगा यहाँ पे, तो इस वजह से हिंद महासागर में क्या हो जाता है, उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है। और इन्हीं दबाव के अंतर के कारण जो समुद्री हवाएं हैं वो यहाँ से इस तरफ आने लगती है, यानी कि लैंड साइड में, ठीक है, समुद्र के ऊपर, क्योंकि समुद्र के आसपास तो बहुत बारिश होती है, तो ये हवाएं यहाँ आ जाती है, जिस वजह से बारिश होने लगती है, ठीक है। तो मेन रीजन तो ये है। दूसरा देखिए आपका रीजन होता है पवनों की दिशा में परिवर्तन, पवनों की दिशा में परिवर्तन, इससे भी हमारे देश में मानसून उत्पन्न होता है, पवनों की दिशा में परिवर्तन ये बनता है। इनमें से कौन सा मानसून का कारक नहीं है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा आयोग आपसे। जेट स्ट्रीम का प्रभाव, तो जेट स्ट्रीम की वजह से भी क्या होता है, आपका मानसून पे इंपैक्ट करता है जेट स्ट्रीम, ठीक है। उसके अलावा अल नीनो और ला नीना मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा वेस्टर्न जो हमारे पश्चिमी विक्षोभ होता है, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी मानसून भारत का प्रभावित होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। पश्चिमी विक्षोभ, इसको क्या कहा जाता है, तो पश्चिमी विक्षोभ का मतलब है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। रेगुर मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, देखिए मैंने ऊपर आपको बताया दक्कन का जो ट्रैप है, दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू, तो इस दक्कन के पठारी एरिया में पूरी काली मिट्टी के ही क्षेत्र मिलते हैं, खासकर कहाँ, महाराष्ट्र का एरिया, गुजरात का कुछ भूभाग, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र, तमिल, तो यहाँ पर रेगुर मिट्टी मिलती है, ठीक है। रेगुर मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल किसका नाम है, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी का, काली मिट्टी। और इसका निर्माण लावा से हुआ है, लावा के अपक्षय से। इसमें भैया देखिए कॉटन आ रहा है, तो कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कॉटन यानी कि कपास, कपास को सफेद सोना कहा जाता है, सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मुख्य घटक है कपास, ठीक है। कपास के रेशे से क्या होता है, आजकल तो सिंथेटिक रेशे भी आ गए, बट कपास जो है, कॉटन के कपड़े अगर आपको पहनने ओरिजिनल, तो उसके लिए कपास ही यूज होता है। विंध्याचल पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो देखिए विंध्याचल जो पर्वतमाला है, ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला को हम रखते हैं किसमें? ब्लॉक माउंटेन्स में। ब्लॉक माउंटेन है ये, यानी कि भ्रंश पर्वत, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, भ्रंश पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो ये आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में इसका हमको क्या देखने को मिलता है? विस्तार, ठीक है। इतनी जगह पे विंध्याचल पर्वतमाला फैली हुई है। विंध्याचल से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियां जैसे चंबल नदी और बेतवा नदी, ठीक है, ये विंध्याचल से निकलती हैं। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, विंध्याचल पर्वत का जो सबसे उच्च शिखर है, इसका नाम है सद्भावना पर्वत। विंध्याचल का सबसे उच्च शिखर का नाम है सद्भावना पर्वत। इसी को गुडविल हिल भी कहा जाता है, गुडविल माउंटेन, माफ कीजिएगा, हिल नहीं, गुडविल माउंटेन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है? भ्रंश पर्वत है, ठीक है। हिमालय क्या है? हिमालय के वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? देखिए पवन ऊर्जा जो कि आपका अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आता है, रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा पवन ऊर्जा आता है, उसके अलावा जल ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है। तो पवन ऊर्जा में जो राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ये है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन 20 में राइट आंसर जगह तमिलनाडु। भारत के 3 राज्य जो सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन करते हैं, उसमें पहला नाम है तमिलनाडु का, दूसरा आपका गुजरात का, ठीक है, और तीसरा इसमें है आपका महाराष्ट्र। ये 3 नाम आप याद रखना, आप सीधे याद रखना टीजीएम, टीजीएम से आपको याद रहेगा तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने आरंभ कराया था? तो देखिए कुतुब मीनार, गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 में। किसने स्थापना की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध होता है, और उसके बाद आपका मोहम्मद गौरी वापस चले जाता है अपने देश, और यहाँ का जो राजपाट है, यानी कि दिल्ली और लाहौर वाला जो क्षेत्र है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के जाता है। अपने अलग अलग जो सूबेदार थे इसके, या सेनापति थे, उनको साम्राज्य सौंप के ही जाता है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों पे, बंगाल वाला किसी और को दे देता है, और वैसे बंगाल की तरफ जाता है बख्तियार खिलजी, और वही बख्तियार खिलजी बाद में नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय करेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में सबसे पहले तो लाहौर को राजधानी बनाता है, फिर दिल्ली आता है, तो दिल्ली में क्या करता है? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराता है, लेकिन इसी बीच इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। और कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है उसको पूरा कौन कराता है? इसका जमाई इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर प्रारंभ पूछ रहा है, पूर्ण कराया था नहीं पूछ रहा है, तो प्रारंभ तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। लेकिन कभी भविष्य में क्वेश्चन अगर बनेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था, तो पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, गुलामों का गुलाम, ठीक है। क्यों कहा जाता है? देखिए मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की। और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था, बाद में जवाई भी बनता है। तो इसीलिए, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम खुद कुतुबुद्दीन ऐबक है और इसका भी गुलाम है, इसलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमारा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रैयतवाड़ी प्रणाली किस ब्रिटिश अधिकारी से जुड़ी? ये मैं कल के सेशन में भी आपको बता चुका हूं, थॉमस मुनरो, ठीक है, मैंने आपको बताया था। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, रैयतवाड़ी प्रणाली इन्होंने शुरू की थी। इसमें किसान डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे सरकार को, बीच के मध्यस्थों को हटाने के लिए ये प्रोसेस शुरू की गई थी, ठीक है। तो लास्ट सेशन में मैं इस क्वेश्चन को आपको करवा चुका था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस समय देखिए मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह, इसको द्वितीय भी कहा जाता है, ठीक है। इसने लीड किया था, हालांकि इस काबिल नहीं था कि ये इस क्रांति को लीड कर पाता, और इसी वजह से देखिए 1857 की क्रांति फेल हो गई थी देश में, क्योंकि एक समय पे शुरू नहीं हो पाई, और एक बोल सकते कि इनके बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बना जितने भी लोग इसमें लीड कर रहे थे।
तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं का टॉम में इसने शरण ली थी, तो यहीं से इसको गिरफ्तार किया गया और इसके बाद इसको बर्मा निष्कासित कर दिया गया था। बर्मा यानी कि वर्तमान का म्यांमार देश, म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। तो बर्मा इसको रंगून भेज दिया गया, ठीक है, रंगून। और यहीं पर आपके 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1862 में इसकी मृत्यु हो गई बहादुर शाह जफर की, ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली में किसने लीड किया था, क्वेश्चन बनता है। तो दिल्ली में लीड किया था बहादुर शाह जफर ने। कानपुर में किसने किया था, नाना साहिब ने किया था। लखनऊ में किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार आपका बनता है। बरेली में किसने किया था, खान बहादुर खान ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था, है ना। तो आपको ये सभी नाम अच्छे से याद होने चाहिए। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में मुख्यतः ये विवाद है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की थी, तो ये भी आपका रिपीट हो चुका है पीवाईक्यू में। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी सिंगापुर में। और कब की थी, आपकी 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, सिंगापुर में। और यहीं पर इन्होंने आजाद हिंद सरकार भी बनाई थी, आजाद हिंद सरकार। और इस आजाद हिंद सरकार को उस समय जापान सहित 9 देशों ने मान्यता भी दी थी, 9 देशों ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता है दिल्ली चलो नारा दिया था इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने एक नारा और दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस की जो हमारी आजाद हिंद फौज थी, इसमें लगभग 40,000 लोग थे उस समय, ट्रेन हुए थे, 40,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। तो इसमें उत्तराखंड से भी बहुत लोग थे, उत्तराखंड के इतिहास में हम पढ़ चुके हैं। अशोक के अभिलेखों में कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है, तो देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के धौली शिलालेख में मिलता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वैसे तो अगर बात करें जो 13वां शिलालेख है अशोक का, कालसी वाला 13वां शिलालेख, इसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, कलिंग युद्ध। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में है नहीं, तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से धौली अभिलेख जो कि उड़ीसा से प्राप्त होता है, उड़ीसा से, इस धौली अभिलेख में भी क्या बोला गया है, कलिंग का युद्ध का वर्णन है, कलिंग का जो युद्ध हुआ था। और कलिंग युद्ध हुआ अशोक का पश्चाताप या प्रायश्चित बोल सकते हैं, ठीक है। कलिंग युद्ध देखिए आपका अशोक के राज्यारोहण के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। तो मतलब जो मगध था, मगध का ही पड़ोसी राज्य था कलिंग, ओडिशा में। अब मगध जो था देखिए वर्तमान अगर बिहार की हम बात करते तो उसके दक्षिण में कलिंग होगा। कलिंग में उसमें उसको जीतने के लिए अशोक ने बहुत जी जान लगा दी और भारी रक्तपात कर दिया। और इतना रक्तपात हुआ कि अशोक जब देखा तो जीतने के बाद उसे पता चला कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। वहां पर देखिए नंगी पड़ी लाशें, कटी फटी लाशें, विलकती महिलाएं, बच्चे, उनको देखकर, खून देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया। और यहीं पर उसने कसम खा दी कि भैया मैं अब जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था ना मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण, तो ये भी एक पतन का कारण था। यहीं पर अशोक धम्म नीति को अपनाता है, यानी कि धर्म की नीति। तो बौद्ध धर्म उसमें चला था, तो बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया था। और बौद्ध धर्म का जो मेन मोटो है भैया आपका बुद्ध धम्म और संघ, यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, हम संघम शरणम गच्छामि, यानी कि सत्य, अहिंसा और हमेशा अनुशासन के मार्ग में स्वयं को प्रशस्त करना। ये तो अशोक ने इस मार्ग को अपना लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको धौली अभिलेख से मिलता है उल्लेख। चलिए आगे बढ़ेंगे। अशोक के अभिलेखों में धम्म किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है, तो अशोक के अभिलेखों में देखिए जो धम्म शब्द मिलता है ना, धर्म या धम्म, इसमें नैतिक आचरण की बात की गई है, यानी कि जो मनुष्य का नैतिक आचरण है उसको बताया गया है। धम्म में ये बताया गया कि जो हमारा सामाजिक सद्भाव है वो भी होना चाहिए, सामाजिक सद्भाव, एक दूसरे के प्रति सद्भाव होना चाहिए, सामाजिक सद्भाव। इसके अलावा सहिष्णुता, यानी कि एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता या एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता, ठीक है। उसके अलावा मानवतावाद भी होना चाहिए। उसके अलावा देखिए राजकीय नीति। अब देखिए राजकीय नीति धम्म में कैसे आ गई, ये थोड़ा यहाँ पे सोचने वाला विषय है, बट नहीं, अशोक ने धम्म के अंतर्गत ये बोला कि राजकीय नीति के अंतर्गत जो भी जानवर हैं, जानवर यानी कि पशु, ठीक है, जानवर यानी कि जो उसमें गाय थे, बकरी थे, पशु थे, कुत्ते थे, और उसके अलावा जो वृद्ध लोग थे और जो हमारे बीमार लोग थे, मरीज, इन सभी के लिए चिकित्सालय बनाओ भैया, चिकित्सा का प्रबंध करो। तो ये बोला था उसने राजकीय नीति में। दुर्बल लोगों के लिए सेवा, और जो भी बूढ़े हैं, मरीज हैं, और जो भी हमारे जानवर हैं, इनके लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। ये राजकीय नीति में आई थी धम्म के अंतर्गत, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, ये थी भाई अशोक की धम्म नीति। कई बार एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए अशोक ने अपने बच्चों को, ठीक है, अपने पुत्र महेंद्र
अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। ये भी क्वेश्चन बनता है, श्रीलंका। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में पूरा रम गया था अशोक उसमें। विश्व में पहला ट्रांसजेंडर अधिकार, माफ कीजिएगा, विश्व में पहला ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण कानून किस देश में पारित हुआ था? तो पहला कौन सी कंट्री थी वर्ल्ड की जिसने फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर राइट प्रोटेक्शन लॉ लागू किया था? ये था अर्जेंटीना। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। अर्जेंटीना ने ये काम कर दिया था 2012 में। ठीक है, अब ट्रांसजेंडर जो है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना एजुकेशन सेक्टर में, उसके अलावा जो हमारे पब्लिक सेक्टर होते हैं वहां पर, तो इनके लिए रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की गई और इनके खिलाफ जो भेदभाव होता था उसको समाप्त करने की नीति भी शुरू की गई। तो ऐसा करने वाला अर्जेंटीना दुनिया का पहला देश था। ट्रांसजेंडर जो शब्द होता है दोस्तों, ट्रांसजेंडर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी लिंग नहीं है। ठीक है, ना तो वो स्त्री है ना वो पुरुष है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसको हमारे आम बोलचाल की भाषा में किन्नर कहा जाता है, किन्नर। ठीक है, वही ट्रांसजेंडर होता है। तो काफी बच्चे समझ नहीं पाते, तो आप समझ गए होंगे किन्नर। ना तो मेल होता है ना फीमेल होता है, उसके बीच की कड़ी होती है। ठीक है तो वो इंसान ना। तो भारत में भी देखिए काफी ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो आज स्टार्टअप कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, और कुछ तो ट्रांसजेंडर बड़े बड़े सरकारी पदों पे भी जा रहे हैं। क्योंकि आजकल आप देखते हैं जब सरकारी फॉर्म आप भरते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है मेल फीमेल और उसके साथ ट्रांसजेंडर का भी, है ना। तो इनको भी आपको मौका दिया जाता है। अवसर की समानता सबके लिए भाई। किस मुगल बादशाह ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार की अनुमति दी थी? तो भैया बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति दी थी, वो भी फ्री। और ये करने वाला शासक था फर्रुख सियर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फर्रुख सियर ने भैया 1717 में पूरे बंगाल को फ्री ट्रेड कर दिया था। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार की निःशुल्क शुरुआत करने की अनुमति किसने दी थी? तो फर्रुख सियर ने दी थी। फर्रुख सियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। घृणित कायर इसका उपनाम है। घृणित कायर भी कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि जब ये गद्दी में बैठा ना, गद्दी पर बैठा तो उसमें सैयद बंधु जो थे, मैंने मुगल वंश में भी आपको पढ़ाया, सैयद बंधुओं का डोमिनेंस हो जाएगा। ठीक है, वो जिसको चाहेंगे जैसा करेंगे वैसा होता था। तो ये खाली नाम मात्र का रह गया था, भोगी विलासी राजा था। इसके बाद के जो भी राजा आएंगे, औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है उसके बाद मुगल साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो जाती है, यानी कि मुगल साम्राज्य कमजोर होता जाएगा औरंगजेब के बाद। ठीक है, ऐसे आपका एक क्वेश्चन अभी हाल में बना था किसी एग्जाम में, साहे बेखबर किसको कहा जाता है? तो साहे बेखबर के नाम से जो प्रसिद्ध था वो था आपका बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम, ये प्रथम है। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर भी कहलाता है क्योंकि जफर नाम से रचनाएं करता था वो, द्वितीय वाला जो कि 1857 की क्रांति में था। ये बहादुर शाह प्रथम है। इसको साहे बेखबर कहा जाता था। अरे बिल्कुल, इसको कोई खबर नहीं रहती थी अपने राजकाज की। बढ़िया रोज शराब पीता था, उसके बाद ये जाके मतलब राज दरबार में मुजरा देखता था, जो नर्तकियां होती थी उनके साथ बिल्कुल आनंद लेता था। ऐसे दूसरा एक और राजा आया जहांदर शाह, मुगल शासक जहांदर शाह। ठीक है, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कई बार आपसे क्वेश्चन, तभी मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो जहांदर शाह जो मुगल सम्राट था, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है क्योंकि ये इससे भी गया गुजरा था बहादुर शाह जी ने। बहादुर शाह साहे बेखबर था, राजकाज की चिंता नहीं होती थी उसको, फिर भी थोड़ा ठीक ठाक था, अनुशासन में था। जहांदर शाह सुबह से शाम तक बस नशे में डूबा रहता था, फुल मजे लेता था जीवन के, और इसको राजकाज प्रजा वजा किसी से कोई मतलब नहीं था। और कभी कभी बोला जाता था कि ये बिना कपड़ों के नंगे भी राज दरबार में आ जाता था। ठीक है, इसलिए इसको लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे कई कहानियां जुड़ी हुई हैं इन सम्राटों से। हालांकि अब एनसीईआरटी के सिलेबस से मुगल साम्राज्य को हटा दिया गया, जो कि एक बहुत बेहतरीन बात है। हम भारतीयों को अपने भारतीय राजाओं के बारे में जानने का, उनके बारे में पढ़ने का यहाँ पर पूरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही काम किया गवर्नमेंट ने इस बार। चलिए दोस्तों, तो यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे। आज का सवाल है आपके लिए, हाल में ही भारत ने किस देश के साथ गगनयान मिशन में सहयोग के लिए समझौता किया है? या सिंपली मैं बोलूं कि भारत ने किस देश के साथ, जो भारत का गगनयान मिशन है, ठीक है, उसके मिशन के लिए सहयोग के लिए समझौता किससे किया है? बताइए कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर कीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं हार्ट दे दूंगा। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। वहां पर 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको अपलोड कर दिए गए हैं, करंट अफेयर के टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। 3 अगस्त के बाद आपको 20 नए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी उसमें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो एप्लीकेशन स्टोर से ग्रेजुएट लेवल न्यू टेस्ट सीरीज
जो हमारी चल रही है उसको इनरोल कीजिए और 31 जुलाई से पहले कीजिए, आपको फायदा होगा। बिकॉज सभी कोर्सेज पे मानसून ऑफर के तहत 25% का ऑफ चल रहा है, तो इसका कूपन कोड का भी लाभ उठाएं। बाकी किसी भी प्रश्न में अगर मुझसे गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं उसको करेक्ट कर पाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। बस मैं केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं बोलूंगा, लाइफ में आप कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, स्टार्टअप करते हो, या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी काम के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी में ब्रेक नहीं होना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे अपनी पढ़ाई में, साथ ही आप यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी का जो सिलेबस है पैटर्न को खत्म करेंगे और पीवाईक्यू के साथ साथ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, तो यकीन मानिए कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। आपकी प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आप हर एग्जाम में 70 से 75 प्लस का स्कोर करेंगे, और यही मार्क होता है आपके सिलेक्शन का हर एग्जाम। ठीक है, तो अपने आप पर विश्वास रखें, अच्छे से अपनी स्टडी करें। जय हिंद, जय देवभूमि।